नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही असाधारण जीवन यात्रा की परतें खोलने जा रहे हैं, महात्मा गांधी की। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन की घटनाओं का एक कालानुक्रमिक ब्यौरा है। समझिए, महात्मा गांधी एक कालानुक्रमिक जीवन यात्रा के कुछ अंशों से हम देखेंगे कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बने और इतिहास की धारा ही बदल दी। निश्चित रूप से। और ये जो कालक्रम है ना, ये हमें सिर्फ तारीखें या घटनाएं नहीं बताता, हाँ, बल्कि ये समझने में मदद करता कि गांधी के विचार कैसे पनपे, कैसे विकसित हुए, उनके तरीके कैसे बदले और कैसे उन्होंने भारत की आजादी और दुनिया भर के न्याय आंदोलनों पर असर डाला। ये एक तरह से उनके प्रयोगों का दस्तावेज आप कह सकते हैं। तो हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए गांधी के जीवन के जो निर्णायक मोड़ थे, उनके सत्याग्रह दर्शन का विकास कैसे हुआ, उसकी कहानी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान, और हाँ, विभाजन की त्रासदी तक का सफर, इन सबको समझना। सही। चलिए, तो इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं उनके जन्म और शुरुआती सालों से। हाँ, तो उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पिता करमचंद गांधी वो दीवान थे और माँ पुतलीबाई, जिनका उन पर बहुत गहरा धार्मिक प्रभाव पड़ा। बचपन तो काफी हद तक एक पारंपरिक गुजराती माहौल में ही बीता। और उस समय की जो सामाजिक रीतियां थीं, उनके हिसाब से सिर्फ 13 साल की उम्र में 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया से कर दिया गया। अरेंज मैरिज थी। बिल्कुल। लेकिन उनके जीवन की दिशा बदलने वाला कदम तो शायद वो था जब वो 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, इनर टेम्पल में। हाँ, लंदन का अनुभव उनके लिए बहुत मायने रखता था। पश्चिमी संस्कृति से परिचय हुआ, तरह तरह के विचारों से सामना हुआ। लेकिन देखिए, 1891 में जब वह बैरिस्टर बनकर भारत लौटे ना, तो एक वकील के तौर पर खुद को जमाना वो आसान नहीं था। अच्छा। हाँ, बॉम्बे और राजकोट में वकालत जमाने की जो शुरुआती कोशिशें थीं, वो बहुत सफल नहीं रहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हर महान यात्रा की शुरुआत अक्सर साधारण कदमों से ही होती है। सही बात है। ऐसा नहीं था कि वो जन्म से ही एकदम असाधारण थे। संघर्ष तो शुरू से ही था। बिल्कुल। और यहीं से 1893 में उनके जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका। वो एक भारतीय फर्म थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उनके कानूनी सलाहकार बनकर वहां गए थे। हाँ, और दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने 21 साल बिताए, 1893 से 1914 तक, वो उनके जीवन की एक प्रयोगशाला जैसे साबित हुए। प्रयोगशाला कैसे? क्योंकि यहीं पर उन्होंने पहली बार बहुत ही तीखे तरीके से संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर नस्लीय भेदभाव का सामना किया। ये उनके लिए एक झकझोर देने वाला अनुभव था। और वो घटना जिसका जिक्र हमेशा होता है, जून 1893, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन वाली। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उन्हें वैध टिकट होने के बावजूद ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अश्वेत थे। जी। कहते हैं, उस सर्द रात में स्टेशन पर बैठे हुए उन्होंने सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने का नहीं सोचा, बल्कि इस अन्याय वाली व्यवस्था से लड़ने का संकल्प ले लिया। बिल्कुल सही। ये घटना इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक व्यक्तिगत अपमान को एक बड़े सामाजिक अन्याय के मुद्दे से जोड़ दिया। ये सिर्फ रंगभेद का अनुभव नहीं था, ये उस साम्राज्य की नैतिक बुनियाद पर ही सवाल उठाने जैसा था। हाँ, यहीं से उनके सत्य के साथ जो प्रयोग थे, उनकी दिशा बदलनी शुरू हुई। उन्होंने महसूस किया कि भाई चुप रहना या भाग जाना ये कोई विकल्प नहीं है। और इसी संकल्प का नतीजा था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को इकट्ठा करना शुरू किया। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। जी हाँ, जो भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने और भारतीयों के हक की बात करने का एक मंच बन गया। बिल्कुल। और फिर 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया। ये सिर्फ खबरें छापने का माध्यम नहीं था, आप समझिए। अच्छा। ये भारतीयों को शिक्षित करने, उनमें राजनीतिक चेतना जगाने और उनके विचारों को सरकार और दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया था। ये उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और जनमत बनाने की क्षमता का शुरुआती सबूत था। और वो सिर्फ राजनीतिक संगठन या पत्रकारिता तक ही नहीं रुके, उन्होंने जीवन शैली और समुदाय बनाने के भी प्रयोग किए। हाँ, बिल्कुल। 1904 में डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट और फिर 1910 में जोहान्सबर्ग के पास टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। ये आश्रम जैसे थे। हाँ, ये सिर्फ आश्रम नहीं थे, बल्कि एक वैकल्पिक जीवन दृष्टि के केंद्र थे। सादा जीवन, शारीरिक श्रम, सामुदायिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता, इन सब पर आधारित। अच्छा। और इन्हीं समुदायों में, इन्हीं अनुभवों के बीच उनका सबसे शक्तिशाली हथियार
सत्याग्रह, उसका सिद्धांत और उसका व्यवहार वो विकसित हुआ। सत्याग्रह। हुआ ये कि 1906 में ट्रांसवाल सरकार एक कानून लाई, एशियाई पंजीकरण अधिनियम। इसके तहत हर भारतीय को रजिस्ट्रेशन कराना, उंगलियों के निशान देना और हर समय पहचान पत्र साथ रखना जरूरी कर दिया गया। ये तो अपमानजनक था। बिल्कुल। गांधी जी ने इसे अपमानजनक और अन्यायपूर्ण माना और यहीं पर उन्होंने पहली बार बड़े पैमाने पर सत्याग्रह का आह्वान किया, मतलब सत्य के लिए आग्रह, अहिंसक प्रतिरोध। तो उन्होंने लोगों से क्या कहा? लोगों से अपील की कि वे इस काले कानून को ना माने और इसके बदले जेल जाने या दूसरी सजा भुगतने को तैयार रहें। ये कोई निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय नैतिक प्रतिरोध था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि गांधी सिर्फ अन्याय पहचान नहीं रहे थे, बल्कि उसका सामना करने का एक नया नैतिक और प्रैक्टिकल तरीका भी दे रहे थे। सही कहा। और इसी दौरान 1909 में जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे, जहाज पर ही उन्होंने अपनी वो मौलिक किताब लिखी, हिंद स्वराज। अच्छा, जहाज पर? हाँ, उसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की, भारत के लिए सच्चे स्वराज का मतलब समझाया और अहिंसा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। तो दक्षिण अफ्रीका में उनका संघर्ष काफी लंबा चला होगा। हाँ, लंबा और कठिन था। कई बार समझौते हुए, कई बार आंदोलन तेज हुए, कई बार जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार 1914 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के जनरल स्मट्स के साथ एक समझौता हुआ। अच्छा, क्या हुआ उसमें? जिससे भारतीयों पर लगे कुछ कड़े कानून रद्द हुए और उन्हें थोड़ी राहत मिली। ये सत्याग्रह की एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने इस तरीके की ताकत को साबित किया। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने एक शर्मीले वकील को एक दृढ़ निश्चयी नेता और सत्याग्रही में बदल दिया। बिल्कुल, यही उनके राजनीतिक दर्शन और संघर्ष के तरीकों की नींव पड़ी। अब वो भारत लौटने के लिए तैयार थे, एक ज्यादा परिपक्व और स्पष्ट दृष्टि के साथ। 9 जनवरी 1915 वो भारत वापस लौटे। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, उनकी वापसी की याद में। लेकिन भारत आते ही वो सीधे राजनीति में नहीं कूद पड़े, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सलाह दी थी कि भाई पहले 1 साल तक पूरे भारत घूमो, देश की जमीनी हकीकत समझो, लोगों की सुनो, आंखें और कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। दिलचस्प सलाह थी। हाँ, और गांधी जी ने इसे माना भी। इसी दौरान 1915 में उन्होंने अहमदाबाद के पास कोचरब में अपना पहला आश्रम स्थापित किया, जो बाद में साबरमती नदी के किनारे चला गया और साबरमती आश्रम कहलाया। अच्छा। ये आश्रम उनके सत्य, अहिंसा और रचनात्मक कार्यों के प्रयोगों का केंद्र बन गया। भारत में उनका पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण वो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में हुआ था। हाँ, और वो भाषण काफी चर्चित रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी बेबाकी से भारतीय रजवाड़ों और जो अमीर वर्ग था, उनकी आलोचना कर दी। उनकी शान शौकत और आम जनता की गरीबी के बीच जो खाई थी, उस पर सवाल उठाया। अंग्रेजी भाषा के ज्यादा इस्तेमाल पर भी टिप्पणी की। इसने उस समय के नेताओं को चौंका दिया था। मतलब उन्होंने संकेत दे दिया कि वो लीक से हटकर चलेंगे। बिल्कुल, कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देंगे, और जल्द ही उन्होंने इसे करना शुरू भी कर दिया। 1917 में वे पहुंचे बिहार के चंपारण। चंपारण, हाँ, नील किसानों का मामला। सही। वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर ब्रिटिश बागान मालिक बहुत अत्याचार कर रहे थे। उनसे जबरन नील उगाते थे, दाम भी कम देते थे। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने पहले तो तथ्यों की गहरी जांच पड़ताल की, किसानों के बयान दर्ज किए, अधिकारियों से मिले। जब उन्हें जिला छोड़ने का आदेश मिला तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, ये भारत में उनके द्वारा सविनय अवज्ञा का पहला बड़ा प्रयोग था। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, एक जांच समिति बनी और किसानों को राहत मिली। वाह, चंपारण की सफलता ने तो उन्हें भारत में पहली बड़ी पहचान दिला दी होगी। हाँ, बिल्कुल। और इसके ठीक बाद 1918 में उन्होंने 2 और महत्वपूर्ण संघर्षों का नेतृत्व किया। पहला, अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल। अच्छा, मजदूरों के लिए? जी, यहाँ मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग थी। उसके समर्थन में गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की। इसने मिल मालिकों पर नैतिक दबाव बनाया और समझौता हो गया। और दूसरा? दूसरा था गुजरात के खेड़ा जिले में। वहां फसल बर्बाद हो गई थी, किसान लगान दे नहीं पा रहे थे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए संगठित किया। ये भारत में उनका पहला असहयोग आंदोलन था।
अंत में सरकार को नरम पड़ना पड़ा और ये तय हुआ कि सिर्फ जो सक्षम किसान हैं उन्हीं से लगान लिया जाएगा। तो चंपारण, सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद, भूख हड़ताल और खेड़ा असहयोग। हाँ, इन तीनों ने मिलकर भारत में गांधी जी के नेतृत्व और उनके सत्याग्रह के तरीकों को स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि अहिंसक तरीके से भी शक्तिशाली सत्ता को चुनौती दी जा सकती है और जीता जा सकता है। बिल्कुल। अब वो स्थानीय नेता से राष्ट्रीय पटल पर उभरने के लिए एकदम तैयार थे। और राष्ट्रीय पटल पर उनकी जरूरत भी जल्दी ही महसूस हुई। 1919 में ब्रिटिश सरकार ले आई रॉलेट एक्ट। हाँ, काला कानून। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो दमनकारी कानून लागू किए गए थे उनको स्थायी बनाने की कोशिश थी ये। इस एक्ट के तहत सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती थी, जेल में डाल सकती थी। असीमित अधिकार मिल गए थे। गांधी जी ने इसे नागरिकों की आजादी पर सीधा हमला माना और उन्होंने इसके खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया। ये उनका पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। जी हाँ, पहला अखिल भारतीय आंदोलन। इसमें हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, सभाएं हुई। लेकिन दुर्भाग्य से इसी आंदोलन के दौरान पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हाँ, जलियांवाला बाग एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने तो माहौल और गरमा दिया होगा। बिल्कुल। जलियांवाला बाग हत्याकांड और उधर तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इन दोनों मुद्दों ने मिलकर गांधी जी को एक और बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की ओर प्रेरित किया। 1920 में उन्होंने शुरू किया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था स्वराज हासिल करना। और ये कैसा था? मतलब क्या किया गया इसमें? ये आंदोलन अभूतपूर्व था, आप समझिए। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी नौकरियां छोड़ दें, उपाधियां लौटा दें, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान, सबका बहिष्कार करें। बहिष्कार? हाँ, चरखा और खादी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। लाखों लोग, छात्र, वकील, किसान, मजदूर, महिलाएं, सब इस आंदोलन में शामिल हुए। ऐसा लगा कि ब्रिटिश राज की नींव हिल गई है। आंदोलन तो जबरदस्त चल रहा था, लेकिन फिर फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा वाली घटना हो गई। हाँ, चौरी चौरा। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना से गांधी जी को बहुत गहरा सदमा लगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महसूस किया कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और हिंसा से मिला स्वराज वो सच्चा स्वराज नहीं होगा। अपने सिद्धांतों पर एकदम अडिग रहते हुए उन्होंने फौरन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इस फैसले की तो बहुत आलोचना हुई होगी, नेता सहमत नहीं होंगे। हाँ, बहुत आलोचना हुई। कई राष्ट्रवादी नेता उनसे सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि आज़ादी बस मिलने ही वाली थी। ये उनके जीवन के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक गिना जाता है। ये उनकी अहिंसा के प्रति जो अटूट प्रतिबद्धता थी उसको दिखाता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से कितना भी अलोकप्रिय क्यों ना हो। बिल्कुल। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता उनके लिए जरूरी थी और आंदोलन वापस लेने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा सुना दी गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने क्या किया? जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कुछ समय रचनात्मक कामों पर ध्यान दिया, जैसे खादी का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत मिटाना। 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। वहां उन्हें अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, सिर्फ एक बार? हाँ, ये एकमात्र मौका था जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसी दौर में 1925 से उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग लिखना शुरू किया, जो उनके गुजराती साप्ताहिक नवजीवन में किश्तों में छपी। तो 1915 से लेकर इस दशक के अंत तक गांधी जी ने न केवल खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और एक नया हथियार, सत्याग्रह भी दिया। सही। अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्वतंत्रता संग्राम अपने निर्णायक चरण में पहुंचता है। हाँ, 1920 के दशक के अंत तक माहौल फिर गर्मा गया था। साइमन कमीशन का विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग। बिल्कुल। कांग्रेस ने गांधी जी को अगला बड़ा आंदोलन छेड़ने की जिम्मेदारी सौंपी और 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन का सबसे यादगार हिस्सा वो बना दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। हाँ, अद्भुत रणनीति थी वो। नमक जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीज पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, उस पर टैक्स था,
जो गरीबों पर बहुत भारी पड़ता था। सही। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गांव के लिए पैदल यात्रा शुरू की, जो समुद्र तट पर था। 78 लोग? हाँ, शुरू में 78 थे। करीब 388 किलोमीटर की ये यात्रा 24 दिनों तक चली। रास्ते में हजारों लोग उनसे जुड़ते गए। पूरी दुनिया की नजरें इस यात्रा पर थीं। और फिर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ा। ये देखने में तो साधारण सा काम लगता है, पर इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। ये साधारण सा दिखने वाला काम असल में ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक अधिकार और उसके अन्यायपूर्ण कानूनों को खुली चुनौती थी। इसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक लहर पैदा कर दी। मतलब लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, शराब की दुकानों पर धरने दिए, और इस बार महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश सरकार को बातचीत करनी पड़ी। हाँ, सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। मार्च 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी-इरविन पैक्ट कहते हैं। क्या शर्तें थीं इसमें? रिहा करने और भारतीयों को अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने की छूट देने पर सहमत हुई। बदले में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। लेकिन वो गोलमेज सम्मेलन तो असफल रहा, है ना? हाँ, लंदन का गोलमेज सम्मेलन 1931 असफल रहा। भारत के संवैधानिक भविष्य और खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर कोई सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी निराश होकर लौटे। और भारत लौटने पर सरकार का रवैया फिर से सख्त हो चुका था। आंदोलन फिर से शुरू हो गया और गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच वो सांप्रदायिक पंचायत वाली बात हुई। हाँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलित वर्गों, जिन्हें गांधी जी हरिजन कहते थे, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। हाँ, उन्होंने इसे हिंदू समाज को बांटने की चाल माना और इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन? जी। इस अनशन ने पूरे देश में चिंता पैदा कर दी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो दलितों के प्रमुख नेता थे और अलग निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में थे, उन पर भारी दबाव बना। तो फिर क्या हुआ? आखिरकार सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। अच्छा, पूना पैक्ट। इसमें क्या तय हुआ? इसके तहत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विचार छोड़ दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई और चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से ही होने थे। ठीक है। फिर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस के अंदर उनके तरीकों और विचारों को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं और वो खुद को सक्रिय राजनीति से हटाकर हरिजन सेवा, ग्रामोद्योग, खादी और शिक्षा जैसे रचनात्मक कामों में लगाना चाहते थे। तो उन्होंने औपचारिक सदस्यता छोड़ दी। जी, औपचारिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका नैतिक प्रभाव और मार्गदर्शन तो हमेशा बना रहा। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939-1945, तब वो फिर सक्रिय हुए। हाँ, जब भारत को बिना भारतीय नेताओं से पूछे युद्ध में शामिल कर दिया गया, तो गांधी जी फिर से राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभालने आगे आए। ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत का सहयोग तो चाहती थी, पर आजादी देने को तैयार नहीं थी। क्रिप्स मिशन भी तो आया था। हाँ, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का समय आ गया है। और तब आया भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल। अगस्त 1942 में बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और वो प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये एक तरह से अंतिम महासंग्राम का आह्वान था। लेकिन सरकार ने तो तुरंत एक्शन लिया होगा। हाँ, 9 अगस्त 1942 की सुबह ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर आंदोलन कैसे चला? नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश भर में जनता ने खुद ही स्वतःस्फूर्त तरीके से आंदोलन चलाया। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, समानांतर सरकारें भी बनी। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी निर्ममता से आंदोलन को कुचल दिया। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद रखा गया था और यहीं पर फरवरी 1944 में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। ओह, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी।
वे खुद भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और मई 1944 में उन्हें रिहा कर दिया गया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद माहौल बदला। हाँ, विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी जो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। बातचीत का दौर फिर शुरू हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। और फिर वो सांप्रदायिक दंगे। हाँ, 1946 में कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके बाद नोआखली, जो अब बांग्लादेश में है, और बिहार में भी हिंसा भड़की। ये गांधी जी के लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा। एक तरफ आजादी नजदीक, दूसरी तरफ ये हिंसा। बिल्कुल, ये उनके जीवन का शायद सबसे कठिन दौर था। 77 साल की उम्र में वो अकेले ही दंगाग्रस्त नोआखली के गांव में पैदल घूमे, लोगों से शांति की अपील की, उनके आंसू पोंछे। कलकत्ता और दिल्ली में शांति बहाली के लिए उपवास पर भी बैठे। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन के साथ। हाँ, भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। लाखों लोग विस्थापित हुए, भयानक हिंसा हुई। गांधी जी इस विभाजन से बहुत गहरे दुखी थे। वो दिल्ली में आजादी के जश्न में भी शामिल नहीं हुए थे। नहीं, वो उस समय कलकत्ता में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ये दौर उनके नेतृत्व की पराकाष्ठा भी दिखाता है और उनकी गहरी पीड़ा भी। आजादी मिल गई थी, पर गांधी जी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। विभाजन के बाद दिल्ली में भी सांप्रदायिक तनाव बहुत ज्यादा था। जनवरी 1948 में उन्होंने दिल्ली में शांति बहाली के लिए और भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से की राशि विभाजन समझौते के तहत 55 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाने हेतु एक और अनशन शुरू किया। ये उनका अंतिम अनशन था। हाँ, उनका अंतिम अनशन। इसका असर भी हुआ। शहर में शांति स्थापित करने के प्रयास तेज हुए। अलग अलग समुदायों के नेताओं ने उन्हें शांति का भरोसा दिया और सरकार भी पाकिस्तान को भुगतान करने पर सहमत हो गई। 18 जनवरी 1948 को उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। लेकिन उनकी ये शांति की अपील और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। हाँ, कुछ हिंदू कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजरा और फिर वो मनूस शाम आई 30 जनवरी 1948। दिल्ली के बिरला हाउस में। हाँ, दिल्ली के बिरला हाउस, जिसे अब गांधी स्मृति कहते हैं, में शाम की प्रार्थना सभा के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे नामक एक हिंदू राष्ट्रवादी ने सामने आकर उन्हें बहुत करीब से 3 गोलियां मारी। हे राम कहते हुए वो गिर पड़े। जी, वो इंसान जिसने अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा को समर्पित कर दिया, जिसने करोड़ों लोगों को बिना हथियार उठाए लड़ना सिखाया, जी, उसका अंत हिंसा से हुआ। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये एक विचार पर, एक दर्शन पर हमला था। एक युग का अंत हो गया। बिल्कुल। हमने इस पूरी चर्चा में इस कालक्रम के जरिए गांधी जी के जीवन के उतार चढ़ाव देखे। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जन्म और विकास। हाँ, फिर भारत में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद से लेकर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे विशाल राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व। स्वतंत्रता की प्राप्ति और विभाजन की वो भयानक त्रासदी। और अंत में उनकी शहादत। जी, इस सोच से ये बिल्कुल साफ होता है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प, उसका नैतिक बल और उसकी अहिंसक रणनीति दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को चुनौती दे सकती है और इतिहास बदल सकती है। हाँ, और ये उनके नेतृत्व की जटिलताओं, उनकी सफलताओं और उन नैतिक दुविधाओं को भी सामने लाता है जिनका उन्होंने सामना किया। उनका जीवन ये भी दिखाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नैतिक शुचिता भी उतनी ही जरूरी है। उनके सर्वोदय यानी सबका उदय और ग्राम स्वराज के विचार आज भी विकास की वैकल्पिक दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग कहा था, एक लगातार चलने वाली खोज। बिल्कुल।